बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 के अंदर आज हम रेप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के बारे में हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि बेसिकली रेप्लिकेशन क्या होता है, जिसमें डीएनए जो सा वो कॉपी होता है, ठीक है, कॉपिंग, ठीक है, या डबलिंग ऑफ डीएनए के डीएनए यानी डबल होना, मतलब डिवीजन कर लें, मतलब डिवीजन ऑफ डीएनए के एक से मतलब जिस तरह रिप्रोड्यूस होना, मतलब नया डीएनए बनना, दैट इज़ रेप्लिकेशन। सही। और रेप्लिकेशन के लिए हमने पिछले ही लेक्चर के अंदर बात की थी कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जो कि मिज़ल्सन और स्टाल्स का उस पर पूरा एक्सपेरिमेंट भी हमने स्टडी किया था। सो एक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सही। सो आज हम रेप्लिकेशन प्रोसेस पूरा बढ़ेंगे कि रेप्लिकेशन होती किस तरह, यानी क्या प्रोसेस है इसका। सही। अच्छा, रेप्लिकेशन प्रोसेस पे जाने से पहले आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए सेंट्रल डॉगमा थ्योरी के बारे में, मतलब इधर में सेंट्रल डॉगमा थ्योरी, सेंट्रल डॉगमा थ्योरी ऑफ बास को से कहा जाता है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सही। सो डॉगमा या सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो इन लिविंग थिंग्स। ठीक है, कि लिविंग थिंग्स में बेसिकली इंफॉर्मेशन फ्लो किस तरह हो रही होती है। सही। लाइक एग्जांपल देता हूँ कि मतलब हमारे पेरेंट्स के पास एक इंफॉर्मेशन है, मतलब इनका जो डीएनए है, पेरेंट्स के पास जो इनका डीएनए, इनके पास इंफॉर्मेशन आई है। सही। और ये पेरेंट्स उनसे हैं आगे इंफॉर्मेशन किसको आगे प्रोवाइड करेंगे, चिल्ड्रंस को। सही। सो पेरेंट्स का डीएनए चिल्ड्रन में ट्रांसफ़र होना है। सही। तो ज़ाहिर बात है डीएनए की क्या करना पड़ेगा हमें, रेप्लिकेशन। डीएनए की क्या रिक्वायर्ड होगी, रेप्लिकेशन, यानी पेरेंट्स के अंदर डीएनए पहले रेप्लिकेट होगा, डबल होगा मतलब अमाउंट के अंदर, और फिर उसके बाद उसमें से एक कॉपी जो सी है वो मतलब चिल्ड्रन में भेज दी जाएगी। सही। और अगर अच्छा, एक प्रोसेस होगा रेप्लिकेशन का, जो कि यानी कह लें कि रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प कर होता है। सही। यानी पेरेंट्स से जो चिल्ड्रंस में जीन्स या कह लें कि डीएनए ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है, पेरेंट्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है, कह लें डीएनए के पास, वो एक्सप्रेस किस तरह होती है। सो डीएनए से एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, ये वैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इट इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। सही। और मैसेंजर आरएनए से फिर आगे प्रोटीन्स बनते हैं जो कि राइबोसोम्स बनाते हैं, जिसे हम ट्रांसलेशन कहेंगे। सही। और प्रोटीन्स आर एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन्स जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल की एक्सप्रेशंस हैं, मतलब जो डीएनए है, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, वो किस तरह ज़ाहिर होती हैं बेसिकली प्रोटीन बन के। ठीक है, ये उनकी प्रोटीन्स बनती हैं, और वो बनती किस तरह, उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन और लास्ट में ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इस तरह रेप्लिकेशन है, जिसके ज़रिए डीएनए डिवाइड होने के बाद कह लेंगे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, फिर डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में जाएगी जो कि ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, फिर आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं। सो इस तरह जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है वो इस तरह कह लें कि मतलब फ़्लो होती है, इट इज़ इंफॉर्मेशन फ़्लो जो से हिस्सा लिविंग थिंग्स के अंदर होती है। सही। और कोई पूछे मसलन पेरेंट्स के पास डीएनए किधर से आया, सो वो उनके 4 पेरेंट्स से आए, मतलब 4 फादर्स उधर से आया। सही। 4 फादर्स के पास उनके फादर से आया, उनके फादर से, इस तरह मतलब ये कह लेंगे लाइनेज होती है, जिस तरह नेक्स्ट जनरेशन आती है उस तरह इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती जाती है। सही। सो ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए सेंट्रल डॉगमा का। ठीक है, जो कि हम बाद में भी डिस्कस करते रहेंगे जब हम दूसरे इसके स्टेप्स पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के अलावा। अच्छा, अब रेप्लिकेशन पे आ जाएं। सो मतलब एक डीएनए है, इट इज़ अ डीएनए फॉर एग्जांपल, जिनकी आपस में बेस पेयरिंग हो रही है। सही। सो पहले डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए क्या होगा कि इसकी पहले तो हमें मतलब अनवाइंड करना पड़ेगा, डीएनए को हमने हटाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको बताना चाहिए कि जो बेसिस के दरमियान बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो अगेन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका बहुत बड़ा कह लें कि एहसान है
इसकी वजह से रेप्लिकेशन हो पाती है। आप कहेंगे मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इसमें क्या रोल है? सो बेसिकली जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में, यानी दो स्ट्रैंड्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़े हुए हैं, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सी है वो इस सेपरेट कर सकते हो, मतलब कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, किसी से आप सेपरेट नहीं कर सकते। सो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है कि आप स्ट्रैंड को सेपरेट कर सकते हैं और सेपरेशन के बाद उसमें नया डॉटर स्ट्रैंड ऐड होता है। सही। सो सबसे पहले क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीच में से टूटेगी और उसके बाद नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी डॉटर स्ट्रैंड और पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, ये पी स्ट्रैंड है, ये डॉटर स्ट्रैंड्स आ रहे हैं से, जो कि कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसिंग होगी। कम्प्लीमेंट्री से मतलब अपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स आकर मतलब जुड़ते जाएंगे। तो इसको समझने के लिए डायरेक्ट हम इसकी एग्जाम्पल मतलब डायग्राम पे जाते हैं। सो ये देखें, ये आपके पास पेरेंटल डीएनए या पेरेंटल डीएनए के बाद, और फिर ये इसकी कह लें कि वी शेप, या इसे आप बात को फोर्क भी कहते हो। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फोर्क, क्योंकि इसकी जो शेप होती है फोर्क की तरह होती है, सो इसे आप फोर्क कह देते हो। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन फोर्क बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है? रिक्वायरमेंट्स पे चलते हैं इसकी, मतलब व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेप्लिकेशन। सॉरी, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज़ क्या है बोला ये, रेप्लिकेशन, सॉरी। सो रेप्लिकेशन फोर्क के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? सही। तो आप खुद सोचें कि आपने मतलब एक डीएनए से एक और डीएनए बनाना है, तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी? एक तो हमें इंजाइम चाहिए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन को फास्ट करेंगे। नंबर वन इज़ इंजाइम। उसके बाद और आपको क्या चाहिए होंगे? डी डी एन टी पीज़। डी डी एन टी पीज़ क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा जारी बात है हमें और क्या चाहिए होगा? बस डी डी एन टी पीज़ तकरीबन उसमें आ जाए। डी डी एन टी पीज़ में क्या होता है, मतलब इसे हम कहते हैं डाई डी ऑक्सी नाइट्रोजनस टाइफास्फेट। ठीक है, मतलब इसमें आप कह सकते हो ये सिर्फ डी एन टी पीज़ कर लें, इसमें डबल डी नहीं यूज़ होता, सिर्फ डी एन टी पीज़ यूज़ होता है। सो इसमें डी ए टी पी हो सकता है, डी जी टी पी हो सकता है, डी और ए जी टी 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 पी हो सकता है, डी ए जी टी और सी सी टी पी हो सकता है। सही। सो स्टैंड फॉर डीऑक्सी, मतलब अगर मैं किसी एक को प्रोनाउंस करूँ तो डीऑक्सी साइटोसिन, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। सही। सो एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर साइटोसिन नाइट्रोजन बेस है और ट्राइफॉस्फेट के साथ अटैच है। सही। डीऑक्सी से मतलब उसके अंदर जो राइबोज होगी वो डीऑक्सी राइबोज होगी, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि डीएनए के अंदर क्या होती है, क्या होता है बोला, डीऑक्सी राइबोज का मॉलिक्यूल होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सही, न्यूक्लिक एसिड। सर आपने डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बनाना है तो उसके लिए आपके पास डीऑक्सिस नाइट्रोजनस ट्राइफॉस्फेट होने चाहिए। सो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट है, थायमिन ट्राइफॉस्फेट है, गवानीन ट्राइफॉस्फेट है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। सही। अच्छा, इंजाइम्स पे आते हैं, तो इसमें काफ़ी इंजाइम्स चाहिए होंगे हमें। अभी से आप जहन में रख लें, मतलब जो हमें इंजाइम्स चाहिए, इंजाइम्स को आपको आइडिया होना चाहिए, दे आर बायो कैटलिस्ट। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स में रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसके अंदर इंजाइम्स का रोल होता है और बहुत मेजर रोल होता है। सबसे पहले तो इसमें हमें चाहिए होगा डीएनए पॉलीमरेज, जो कि मेन कह लें कि वर्कर है, या मेन कह लें कि वो इंजीनियर है जो बेसिकली रेप्लिकेशन करेगा डीएनए पॉलीमरेज। ठीक। फिर इसके साथ कुछ हमें एसेसरी इंजाइम चाहिए होते हैं जो उसको हेल्प कर रहे होते हैं। मसलन एक इसमें हेलिकेज है, ठीक है, और एक इंजाइम जो सा इसमें गायरेज है, सही है, और एक प्राइमेज है। सही। तो तीन एसेसरी इंजाइम्स कह लें या हेल्पर इंजाइम्स हैं। सो हेलिकेज क्या करता है, डीएनए को अनवाइंड कर रहा होता है, मतलब ये आप यहाँ पे आप हेलिकेज दे सकते हैं, डीएनए अनवाइंडिंग, डीएनए अनवाइंडिंग। सो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ रहा होता है, सही, डीएनए को अनवाइंड कर रहा होता है। और यहाँ पे गायरेज का जिक्र नहीं है, बेसिकली एक और इंजाइम होता है यहाँ पे, डीएनए गायरेज, जो कि रीवाइंडिंग करेगा। ठीक है, इसकी क्या करेगा, रीवाइंडिंग, यानी
वापस स्ट्रैंड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेगा। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा, मतलब इट एड्स न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, टू द डॉटर स्ट्रैंड, जो डॉटर स्ट्रैंड्स आ रही हैं उनके साथ ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। इसके अलावा जो प्राइमेज होता है, ठीक है, वो बेसिकली प्राइमर ऐड करता है। ठीक है, यानी प्राइमेज जो सा है वो प्राइमर आरएनए प्राइमर जो सा होता है ना वो ऐड करता है। ठीक है, प्राइमर क्या होता है, मतलब एंजाइम्स डीएनटीपीज, और एक हमें लास्ट में चीज़ चाहिए होगी प्राइमर। ठीक है, लास्ट में नहीं, सॉरी स्टार्ट में चाहिए होगी। सो व्हाट इज़ प्राइमर, होता है क्या कि जब रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी होती है किसी भी प्रोसेस, जब भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है तो छोटा सा कह लें कि आरएनए का पार्ट होता है। ठीक है, जो कि मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, जो एक्चुअल एंजाइम है जिसने रेप्लिकेशन करनी होती है, वो डायरेक्ट रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करता, उससे पहले से मतलब जिसमें पहले से न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हों वो उसकी रेप्लिकेशन करेगा। सही, जिससे आप कह रहे हैं ना कि जिस एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन ने लैंड करना है तो उसके लिए रनवे चाहिए। सही, सो रनवे कुछ किलोमीटर का होगा, उसके बाद फिर उसने यानी काफ़ी मतलब एरोप्लेन कहीं पे भी जा सकता है दुनिया में कहीं पे भी, लेकिन उसे थोड़ा सा रनवे चाहिए लैंडिंग के लिए और फ्लाइंग के लिए। सही, इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज भी रनवे इसको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, और वो रनवे बेसिकली क्या होता है, प्राइमर, इट इज़ अ रनवे फॉर डीएनए पॉलीमरेज। सही, रनवे फॉर डीएनए पॉलीमरेज, यानी डीएनए पॉलीमरेज ने जब भी फंक्शन करना है, मतलब जब उसने रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है, सो वहाँ पे पहले से प्राइमर अटैच होना ज़रूरी है। ठीक है, वो फिर प्राइमर को देखकर ही रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा वो प्राइमर को देख के करेगा। सही, सो रिक्वायरमेंट्स में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, इंजाइम्स, जिसमें हमने 4 इंजाइम्स पढ़े, डीएनए पॉलीमरेज जो कि न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा, हेलिकेज जो कि अनवाइंड करेगा, गायरेज जो कि रिवाइंड करेगा, और प्राइमेज जो कि प्राइमर को अटैच करेगा। ठीक है, और डीएनटीपी चाहिए होंगे, मतलब डीऑक्सी एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गवानिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीथायामिन और साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। सही, और डीऑक्सी इसलिए क्योंकि हमने डीएनए बनाने और यही एनर्जी भी मिल जाती है इनके साथ, यानी जब फास्फेट ट्राइफॉस्फेट है ना, तो मतलब जब बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जीज मिल जाती हैं। सो दे आल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जीज। और अब हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या है, मतलब ये रिक्वायरमेंट्स होगी, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये डायग्राम हम इधर ही रखते हैं ताकि आपको आइडिया होता रहे। सो प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले तो प्राइमर इज़ अटैच्ड। ठीक है, प्राइमर इज़ अटैच्ड जो कि रिक्वायरमेंट है मेन, अटैच्ड विद पेरेंटल स्ट्रैंड। ठीक है, जो कि पेरेंटल स्ट्रैंड होगा उसके साथ प्राइमर अटैच होगा बाय, कौन अटैच करेगा, प्राइमेज। सही, सो यहाँ पे ब्रैकेट में आप नोट लिख सकते हैं कि जी डीएनए पॉलीमरेज नीड प्राइमर टू स्टार्ट रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए उसे प्राइमर चाहिए होता है। सो डीएनए पॉलीमरेज पहले से प्राइमर उसके साथ अटैच करो, और कौन अटैच करेगा, प्राइमेज एंजाइम। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, इवन प्राइमर अटैच करने से पहले ये चीज़ होती है वैसे, बल्कि इधर ही कर लेते हैं, ये दूसरा है, नीचे तीसरा करेंगे। जो पहला स्टेप है वो है हेलिकेज का एक्शन। हेलिकेज अनवाइंड्स द डीएनए, अनवाइंड्स द टारगेट डीएनए। ठीक है, जो टारगेट डीएनए है उसको वो अनवाइंड करेगा, जो कि हेलिकेज है। सही, सो हेलिकेज जो सा है वो टारगेट डीएनए को अनवाइंड करेगा, उसके बाद वहाँ पे प्राइमर अटैच होगा बाय द हेल्प ऑफ प्राइमेज। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, स्टार्ट एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा इन डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, डॉटर स्ट्रैंड के ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट करेगा, और इसकी काफ़ी स्पीड होती है। ठीक है, तकरीबन 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड होते हैं, इसका मतलब 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड।
सही। सो इतनी स्पीड के साथ आप न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं, मैंने रनवे की एग्जांपल दी थी कि डीएनए पॉलीमरेज जो सा वो एरोप्लेन है और रनवे है। सो रनवे सिर्फ इसको कह लें कि मतलब पिक देने के लिए, मतलब प्राइमर इसके साथ जो अटैच हुआ है, और उसके बाद एरोप्लेन की ठीक ठाक स्पीड है। सही। सो अच्छा, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। और इसमें थोड़ी सी कह लें कि डीएनए पॉलीमरेज के बारे में अगर हम डिस्कस करें अबाउट डीएनए पॉलीमरेज, इसकी 3 टाइप्स हैं। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। 3 जो है ना, ये मेन कह लें कि रेप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। मेन रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज यूज़ होता है, जो कि काफ़ी बड़ा एंजाइम होता है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने नहीं ऐड किया। सही। अलबत्ता इसके अंदर ये होता है कि चेन्स होती हैं अमाइनो एसिड्स की, और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल। और ये डाइमर भी होता है, इसे आप डाइमर कहते हैं क्योंकि इसके 2 यूनिट्स होते हैं। 2 यूनिट्स डाइमर से मार, जिस तरह पॉलीमर होता है ना, मतलब मैनी यूनिट्स, इस तरह डाइमर मतलब 2 यूनिट्स होते हैं इस एंजाइम के। और जो 1 एंड 2 हैं, ये स्मॉल होते हैं रिलेटिवली। ठीक है, मतलब इनके स्मॉल होते हैं, और दे हेल्पर कह लें कि हेल्पर एंजाइम्स हैं। ये पॉलीमरेज 3 की हेल्प कर रहे होते हैं उसकी रेप्लिकेशन के साथ। ठीक। और डीएनए पॉलीमरेज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इट क्या करता है, ये सिर्फ 3 प्राइम के ऊपर जो सा है वो, मतलब जो 3 प्राइम कार्बन का जो अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर याद हो ना, ऊपर फास्फेट ग्रुप, नीचे शुगर, सही, और साथ नाइट्रोजनस बेस, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं स्टार्ट में। सो यहाँ पे 3 प्राइम होता था और यहाँ पे 5 प्राइम। सो जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एंजाइम सिर्फ 3 प्राइम पे एक्ट करेगा। ठीक है, इट एक्ट्स ऑन 3 प्राइम ओनली। ठीक है, तो ये 3 प्राइम ओनली एंजाइम है। सो हमेशा जो चेन ग्रो करेगी वो हमेशा 3 प्राइम पे ऐड करेगा ना, तो सो मतलब इसके बाद नया न्यूक्लियोटाइड्स वो ऐड करेगा इस तरह। सही। और फिर नीचे अगेन 3 प्राइम आ जाएगा। सही, नीचे 5 प्राइम। सो 3 जो चेन होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ग्रो करना शुरू करेगी। सो जो कह लें कि रेप्लिकेशन होगी, रेप्लिकेशन जो है वो किस तरफ होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सही, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ 3 प्राइम जो कार्बन है उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। सही। और इस तरह मतलब रेप्लिकेशन जो सी हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगी। सो ये हो गया डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। अच्छा, इसके बाद रेप्लिकेशन में ना डीएनए पॉलीमरेज जो कि न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, डीएनए को रेप्लिकेशन के दौरान हम 2 स्ट्रैंड्स में डिवाइड कर देते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है। सही। लीडिंग स्ट्रैंड पे तो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना वो सीक्वेंस से ऐड होते रहते हैं, कंटिन्यूसली ऐड होते रहते हैं। ठीक है, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड पे जो इधर कर लेते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स जो से हैं, स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन उसमें 2 हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, सही, और लैगिंग स्ट्रैंड। सो लीडिंग स्ट्रैंड्स में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मतलब स्मूथली या कह लें कि सीक्वेंसली, ठीक है, विद सीक्वेंस जो से वो ऐड होते रहेंगे, यानी कंटिन्यूसली कह लें कंटिन्यूस होगा ये, कंटिन्यूस एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सही है। और जबकि जो लैगिंग स्ट्रैंड होगा उसमें डिसकंटिन्यूस होगी। ठीक है, डिसकंटिन्यूस होगी, यानी जो हमने कहा था ना कि डीएनए पॉलीमरेज क्या डाइमर है। ठीक है, तो एक एक यूनिट जो है वो कंटिन्यूसली ऐड करते रहता है, उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। जो दूसरा यूनिट होता है सब यूनिट 2, वो जो लैगिंग स्ट्रैंड पे काम कर रहा होता है, ठीक है, दूसरे स्ट्रैंड पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूटी मतलब जंप कर देता है। ठीक है, मतलब 1000-2000 न्यूक्लियोटाइड छोड़ के आगे चला जाएगा। सही। तो फिर वहाँ पे जो स्ट्रैंड है, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, ये पेरेंटल डीएनए और ये डॉटर डीएनए नया बन रहा है। सही। इस तरह यहाँ पे एक डीएनए है जो कि पेरेंटल डीएनए अनवाइंड हुआ है बेसिकली। सही। और इसके अगेंस्ट इस तरह ये
बीच में कहीं कहीं सीक्वेंस बन रहा है, कहीं कहीं सीक्वेंस नहीं बन रहा। सही, और ये इस एग्जांपल दे रहा हूँ। सही, ये सीक्वेंस बना है, ये सीक्वेंस बना है। ये बीच में कुछ गैप्स रह गए, ठीक है, इनको कहते हैं हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, जो बीच में रह जाते हैं। सही, फिर इस तरह का हमें एक और प्राइमर डिज़ाइन करना पड़ता है, आरएनए प्राइमर, और उनको आपस में जोड़ना होता है इस तरह। सही, मुझसे सही बन नहीं रहा, मुँह पर डायग्राम भी चले जाते हैं। सो ये एग्जांपल है, मतलब जो ये लीडिंग स्ट्रैंड है, नीचे ये लैगिंग स्ट्रैंड है। सही, सो लैगिंग स्ट्रैंड पे जो आरएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है वो जंप कर जाता है। सही, मतलब वो एकदम जंप कर जाएगा, और उसकी जगह पे फिर हमें आरएनए प्राइमर ऐड करना पड़ेगा, और वहाँ पे कौन सा एंजाइम ऐड कर रहा होगा, प्राइमेज। सो इस तरह न्यूक्लियोटाइड्स के मतलब यानी डिसकंटिन्यूस एडिशन हो रही है, और जो फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कह रहे हैं, और उन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए हमें प्राइमर रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, वो इसके होते हैं, मतलब आरएनए के होते हैं, मतलब आरएनए प्राइमर उसे हम कहते हैं। सो फिर उस आरएनए प्राइमर को फिर मतलब रीड करते हुए आगे, और डीएनए लाइगेज होता है जो इनको आपस में जोड़ता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को। ठीक है, लाइगेज एंजाइम हमने शायद इधर मिस कर दिया था ऊपर वाले एंजाइम्स में। हाँ, तो एक एंजाइम मज़ीद ऐड कर लें इसके अंदर, डीएनए लाइगेज। लाइगेज के बारे में आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि मतलब हम जो बायोटेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम क्या कहेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, तो उसके अंदर हमने जो अपना डीएनए होता है वो हम जो जोड़ते हैं प्लाज्मिड के साथ, उसके लिए लाइगेजेस यूज़ करते हैं। सही, तो डीएनए स्ट्रैंड्स में लीडिंग स्ट्रैंड्स हो गया और लैगिंग स्ट्रैंड्स। सो डिसकंटिन्यूटी को कवर करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, एक तो हमें प्राइमर्स चाहिए होंगे, ठीक है, और डिसकंटिन्यूस को, और इसके अलावा लाइगेज एंजाइम चाहिए होंगे जो कि इन प्राइमर्स के साथ डीएनए को जोड़ेंगे। सही, सो ये एक डिफरेंट कहने की एटीट्यूड है आरएनए पॉलीमरेज का, कि वो एक लीडिंग स्ट्रैंड्स पे तो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा होता है, और जबकि लैगिंग स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूसली बीच में गैप छोड़ता जाता है। ठीक है, और उन फ्रेगमेंट्स को फिर बाद में कवर किया जाता है। ठीक है, उसके लिए फिर लाइगेज एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ठीक हो गया। सो ये सारा अच्छा हाँ, डीएनए स्ट्रैंड्स की फिर रिवाइंडिंग भी होती है जो कि गायरेज एंजाइम करता है। गायरेज रिवाइंड द डीएनए। ठीक है, और इन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव से क्या मुराद है कि मतलब हर जो स्ट्रैंड है उसके अंदर एक डॉटर स्ट्रैंड होगा और एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा। सही, सो ये आज का लेक्चर हो गया सारा हमारा पास रेप्लिकेशन के बारे में, डीएनए रेप्लिकेट किस तरह होता है, जिसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है, और साथ एसेसरी एंजाइम्स हैं लाइक डीएनए हेलिकेज, गायरेज, प्राइमेज, लाइगेज। सही, जो कि उसकी रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा हम बहुत हमने डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का, ये हमने इकोलाई पे स्टडी किया, मतलब ह्यूमंस पे ऐसे पॉसिबल नहीं है, मतलब किया स्टडी, लेकिन यहाँ पे जो सारी आपको रेप्लिकेशन दिखाई है इकोलाई की एग्जांपल है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 खास तौर पर उस पर एक्ट कर रहा होता है। सही, और रिक्वायरमेंट्स भी देख लिया हमने, एंजाइम्स, डीएनटीपीज और प्राइमर रिक्वायर्ड होता है। सही, प्राइमर अलग से सिंथेसाइज होता है। सो ये आज का टॉपिक हो गया हमारे पास रेप्लिकेशन में। और रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, बेसिकली जब पेरेंट से डीएनए को चिल्ड्रन में जाना है, या पुराने सेल से नए सेल में डीएनए में जाना है, तो रेप्लिकेशन रिक्वायर्ड होगी। ये सेंट्रल डॉगमा का एक स्टेप है। ठीक है, इस तरह हम आगे देखेंगे कि बेसिकली ये जो